चेक करते रहना, है ना। नमस्ते भाई बच्चों, चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज की क्लास। डिशऑनेस्ट शॉपकीपर। मैंने रेलवे के बहुत सारे पेपर में डिशऑनेस्ट शॉपकीपर के सवाल देखे, पर परेशानी यह है कि वो सवाल एक ही टाइप के हैं, ठीक है ना। और जितने भी वैरायटी के सवाल बनते हैं मैं आज की क्लास में आपको समझाऊंगा। तो आज की क्लास का टॉपिक है डिशऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। सबसे पहले आप डिशऑनेस्ट शॉपकीपर के सवालों का कॉन्सेप्ट समझो। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो सवालों को तोते की तरह उड़ाओगे। डिशऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार का क्या मतलब है? बेईमानी होती क्या है, ध्यान सुनना। बेईमानी कैसे होती है, ध्यान से देखो। दुकानदार अपने घर में तो कोई सामान बनाता नहीं है। दुकानदार भी एक जगह से खुद पहले सामान खरीद के लाता है और अपने कस्टमर को बेचता है। मान लो अगर कोई दुकानदार 50 रुपए किलो आलू खरीद के ला रहा है और कस्टमर को 70 रुपए किलो बेच रहा है, तो ये बेईमानी नहीं है, ये बिजनेस है, व्यापार है। भाई दुकानदार एक जगह से 50 रुपए किलो वाले आलू खरीद के लाया और कस्टमर को 70 रुपए पर केजी में बेचा, दिस इज बिजनेस। बेईमानी कब होती है? बेईमानी ये होती है कि भाई साहब कोई कस्टमर उससे 1 किलो आलू मांगता है कि लाला जी हमें 1 किलो आलू दे दो, 1000 ग्राम। आप उसे 1 किलो आलू नहीं देते, आप गलत तराजू इस्तेमाल कर रहे हो। आप 1 किलो की बजाय 800 ग्राम आलू तोल के दे देते हो उसे, झूठ बोल के कि लो जी आपके 1 किलो आलू है, जबकि वो है कितने, 800 ग्राम आलू। ये बेईमानी है। तो इस बेईमानी को करके बेईमान दुकानदार प्रॉफिट कमाता है। वही प्रॉफिट हम आज की क्लास में कैलकुलेट करना सीखेंगे। चलिए बच्चों ध्यान से सुनिएगा, सब बच्चे मेरी बात ध्यान सुनिएगा। तो एक बेईमान दुकानदार दो तरीके से बेईमानी कर सकता है। एक बेईमान दुकानदार दो तरीके से बेईमानी कर सकता है। एक बेईमानी होती है सामान खरीदते समय, दूसरी बेईमानी होती है सामान बेचते समय। मैं आपको हर एक बात बिल्कुल मेरे दोस्तों एग्जांपल से समझाऊंगा। सारे कॉन्सेप्ट की मैंने पीपीटी बनवा ली है। एक बेईमानी होती है सामान खरीदते समय, दूसरी बेईमानी होती है सामान बेचते समय। अब आप पहला मैं आपको समझा रहा हूं, वाइल परचेजिंग। कोई बेईमान दुकानदार खरीदते समय, सामान खरीदते समय खुद कैसे बेईमानी करके प्रॉफिट कमाता है, ध्यान सुनिएगा। मैंने बताया कि दुकानदार भी अपने घर में सामान नहीं बनाता अपनी दुकान में। दुकानदार भी कहीं एक जगह से सामान पहले खुद खरीद के लाता है फिर बेचता है। ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई, कोई दुकानदार 1 किलो चीनी खरीद के नहीं गया। कितने किलो चीनी खरीदने गया? 1 किलो। 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। तो कोई दुकानदार 1000 ग्राम चीनी की जगह 1100 ग्राम चीनी ले आया। एक दुकानदार चीनी खरीदने गया, अपना तराजू लेके गया दुकानदार कि भाई ये मैं तो अपने तराजू से सामान खरीदता हूं अपना। तो दुकानदार को चीनी लेनी थी 1 किलो 1000 ग्राम, लेकिन गलती से मेरे प्यार में बेईमानी करके वो 1100 ग्राम चीनी तुलवा के ले आया। तो बेईमानी है कि नहीं? यानी कि दुकानदार ने खुद पैसा 1000 ग्राम चीनी का दिया, लेकिन दुकानदार कितनी चीनी तुलवा के ले आया? 1100 ग्राम चीनी तुलवा के ले आया। यानी कि दुकानदार जो है 10% चीनी ज्यादा तुलवा के ले आया कि नहीं ले आया? यानी कि दुकानदार ने सामान खरीदते समय 10% की चीटिंग करी है। क्लियर है? ध्यान सुनिएगा। दुकानदार एक गोदाम में गया, वहां से 1 किलोग्राम 1000 ग्राम चीनी बोल के 1100 ग्राम चीनी तोल के ले आया। अपना तराजू लेके गया था दुकानदार। यानी कि 1000 ग्राम चीनी का दुकानदार ने पैसा दिया और 1100 ग्राम चीनी ले आया। 100 ग्राम चीनी दुकानदार फालतू ले आया। ले आया कि नहीं ले आया? यानी कि दुकानदार 10,000 ग्राम का 10% होता है 100 ग्राम, 10% चीनी एक्स्ट्रा ले आया। तो दुकानदार ने खरीदते समय 10% की चीटिंग करी। इससे दुकानदार को फायदा कितना हुआ बताइए? मैंने मान लिया कि माना 1 ग्राम चीनी 1 रुपए की है। मान लीजिए 1 ग्राम चीनी 1 रुपए की है। देखिए दुकानदार प्रॉफिट कब कमाएगा? जब दुकानदार वो चीनी आगे बेचेगा। दुकानदार ने 1000 ग्राम चीनी खरीदी है, लेकिन 1000 ग्राम चीनी का तो दुकानदार ने पैसा लिया, पैसा दिया। एक्चुअल में तो दुकानदार 1100 ग्राम चीनी खरीद के ले आया। 1000 ग्राम बोल के दुकानदार 1100 ग्राम चीनी खरीद के ले आया। मान लो जैसे 1 ग्राम चीनी की कीमत 1 रुपए है, तो दुकानदार ने 1000 ग्राम चीनी खरीदी होगी 1000 रुपए की, लेकिन एक्चुअल में दुकानदार तो 1100 ग्राम चीनी ले आया है। 1100 ग्राम चीनी की कीमत कितनी है? 1100 रुपए। तो दुकानदार ने पैसा दिया 1000 रुपए, लेकिन सामान मिल गया दुकानदार को 1100 रुपए का। तो जब ये दुकानदार इस सामान को आगे बेचेगा, तो दुकानदार ने 1000 रुपए का सामान खरीदा है, लेकिन इस चीनी तुलवा के ले आया वो 1100 ग्राम यानी कि 1100 रुपए की चीनी। तो दुकानदार इस चीनी को 1100 रुपए की बेचेगा, यानी कि दुकानदार को 100 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि दुकानदार ने खर्च किया 1000 रुपए और दुकानदार को प्रॉफिट हो जाएगा 100 रुपए। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। गुणा 100% करेंगे तो कितना आएगा? 10%। तो दुकानदार को इस हिसाब से 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर।
यानी कि दुकानदार ने सामान खरीदते समय वजन में कितने परसेंट की बेईमानी की? 10% की चीटिंग की। और दुकानदार को प्रॉफिट भी कितना हो रहा है? 10% ही हो रहा है। क्लियर है? तो खरीदते समय अगर दुकानदार 10% की चीटिंग करता है, खरीदते समय 10% चीटिंग का मतलब यह है कि दुकानदार एक्चुअल जितना वजन का सामान दुकानदार को मिलना चाहिए उससे 10% ज्यादा सामान दुकानदार गलत तराजू का इस्तेमाल करके ले आता है। यह होती है 10% चीटिंग खरीदते टाइम। खरीदते टाइम 10% चीटिंग का मतलब है कि दुकानदार ने एक्चुअल जितने रुपए का सामान खरीदा है उससे 10% ज्यादा वजन का सामान दुकानदार तुलवा के ले आया। तो खरीदते समय अगर दुकानदार 10% की चीटिंग करता है तो उसे प्रॉफिट भी 10% का ही होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे हां जी सर, क्यों होगा? आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। मान लीजिए कि एक दुकानदार को 1000 ग्राम चीनी खरीदनी थी, उसने गलत तराजू इस्तेमाल किया है और 1000 ग्राम की बोल के वो 1100 ग्राम चीनी ले आता है। यानी कि दुकानदार ने खुद पैसा दिया 1000 ग्राम का, दुकानदार चीनी ले आया 1100 ग्राम। मान लो 1 ग्राम चीनी की कीमत 1 रुपए है, तो दुकानदार ने 1000 ग्राम चीनी खरीदी है 1000 रुपए की, लेकिन एक्चुअली में दुकानदार को तो 1100 ग्राम चीनी मिल गई ना 1100 रुपए की। तो जब दुकानदार इस चीनी को बेचेगा तो दुकानदार ने खर्चा किया 1000 रुपए, लेकिन बेच देगा चीनी 1100 रुपए की, तो दुकानदार को 10% का फायदा होगा। दुकानदार ने वजन में 10% की बेईमानी करी, दुकानदार को फायदा भी 10% का होगा। बात क्लियर है? आगे चलते अगला कॉन्सेप्ट समझिए। बेचते समय दुकानदार बेचते समय कैसे बेईमानी करता है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। देखो, दुकानदार जब सामान बेचता है तो दुकानदार किसको सामान बेचता है? कस्टमर को। बेचते समय बेईमानी आप अच्छे से समझिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ तो इसके सवाल भी क्लियर नहीं होंगे। देखिए, बेचते समय दुकानदार कैसे बेईमानी करता है। मान लीजिए दुकानदार के पास कोई ग्राहक आता है, बोलता है लाला जी 1 किलो चीनी तोल के दे दो। 1 किलो चीनी का मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम। समझ में आई बात? मान लीजिए दुकानदार के पास कोई कस्टमर आता है, वो कहता है लाला जी 1 किलो चीनी तोल के दे तो 1000 ग्राम। लाला जी उसको तोल के दे देते हैं 1000 ग्राम। लेकिन लाला जी मेरे प्यारे भाई 1000 ग्राम चीनी देते ही नहीं है। लाला जी कहते हैं भाई साहब मैं कॉस्ट प्राइस पर ही अपना सामान बेचता हूं। लाला जी कह रहे हैं मैं लागत मूल्य पर ही अपना सामान बेच रहा हूं। जिस दाम पे मैं सामान खरीद के ला रहा हूं उसी दाम पे अपने कस्टमर को बेच रहा हूं। लेकिन लाला जी फिर भी प्रॉफिट कमाएंगे। कैसे? क्योंकि अगर कोई कस्टमर लाला जी से 1 किलो सामान मांगता है तो लाला जी 1 किलो के बदले 900 ग्राम सामान ही देते हैं। बेईमानी है कि नहीं? कोई कस्टमर उनसे मांगेगा लाला जी 1 किलो चीनी दे दो 1000 ग्राम। लाला जी बोलते हैं हाँ जी ले लीजिए 1 किलो चीनी, लेकिन लाला जी 1 किलो चीनी नहीं देते, 900 ग्राम चीनी ही देते हैं। तो बेचते समय बेईमानी का मतलब है कि कस्टमर जितना सामान मांगता है उसको पूरा सामान नहीं देते, उसको वजन से कम सामान दिया जाता है। यह होता है बेचते समय बेईमानी। खरीदते समय बेईमानी और बेचते समय बेईमानी बिल्कुल अलग चीज है। खरीदते समय बेईमानी कैसे करेंगे लाला जी? खरीदते समय बेईमानी वो होगी कि लाला जी को जितना सामान मिलना चाहिए था उससे ज्यादा सामान तुलवा के ले आए। बेचते समय बेईमानी कब होगी? कि कस्टमर जितने सामान का पैसा दे रहा है उससे कम सामान ही कस्टमर को दिया जाता है। समझ में ना? जैसे कि कोई कस्टमर लाला जी से 1 किलो चीनी मांगता है, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। लाला जी दे देते हैं ये लो 1000 ग्राम चीनी, कस्टमर राजी खुशी घर चला गया। लेकिन वो 1 किलो चीनी है ही नहीं, वो चीनी है कितनी? 900 ग्राम चीनी है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 900 ग्राम ही चीनी है। तो कस्टमर ने कितनी चीनी मांगी थी? 1000 ग्राम। लाला जी ने उसको चीनी कितनी दी? केवल 900 ग्राम ही चीनी दी। पैसा पूरा 1000 ग्राम का ले लिया। तो लाल 1000 ग्राम चीनी मांगी थी, 900 ग्राम चीनी दी, यानी कि 100 ग्राम चीनी लाला जी ने कम दी। तो 1000 ग्राम का 100 ग्राम कितना होता है? 10%। यानी कि लाला जी ने 10% चीनी कम दी। यानी कि लाला जी ने सामान बेचते समय 10% की चीटिंग करी। क्लियर है? लाला जी ने सामान बेचते समय वजन में कितनी चीटिंग करी? 10%। बेचते समय 10% चीटिंग का मतलब है कस्टमर ने जितना सामान मांगा था उस सामान से 10% सामान कम तोल के कस्टमर को दिया। यही मतलब है लाला जी ने बेचते समय 10% चीटिंग करी है। इस बात का शुद्ध मतलब यह है कि कस्टमर ने जितना सामान मांगा था लाला जी ने उससे 10% वजन कम तोल के कस्टमर को दिया है। ये होती है बेचते समय बेईमानी 10% की। ऐसा करने से लाला जी को फायदा कितना हुआ? मैंने मान लिया कि माना 1 ग्राम सामान 1 रुपए का है,
मान लीजिए 1 ग्राम सामान 1 रुपए का है। 1 ग्राम सामान की कीमत कितनी है? 1 रुपए। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। लाला जी की दुकान में कस्टमर आता है, कस्टमर कहता है 1 किलो चीनी दे दो। 1 किलो चीनी कितने की हो गई? 1000 ग्राम। 1 किलो चीनी का मतलब 1000 ग्राम। अगर 1 ग्राम सामान मैंने 1 रुपए का माना है तो 1000 ग्राम सामान हो गया 1000 रुपए का। तो लाला जी पता है उससे क्या कहेंगे? ला 1000 रुपए निकाल। अगर कोई कस्टमर आके लाला जी से 1 किलो चीनी मांगेगा, 1 किलो चीनी का मतलब होता है 1000 ग्राम रुपए, 1000 ग्राम। 1 ग्राम चीनी मैंने 1 रुपए की मानी है तो लाला जी कहेंगे लाओ जी 1000 रुपए निकालो। यानी कि लाला जी ने कस्टमर से 1000 रुपए ले लिए, लेकिन लाला जी ने सामान कितना दिया? लाला जी ने 1000 ग्राम चीनी दी नहीं कस्टमर को, लाला जी ने तो केवल कस्टमर को 900 ग्राम चीनी दी। 1 ग्राम चीनी का कॉस्ट 1 रुपए है तो 900 ग्राम चीनी का कॉस्ट कितना हो गया? 900 रुपए। यानी कि लाला जी ने केवल 900 रुपए का सामान कस्टमर को दिया है। लाला जी प्रॉफिट कमा रहे हैं ना, लाला जी के हिसाब से देखो लाला जी ने एक्चुअली किया क्या बेईमानी करके। लाला जी ने केवल 900 रुपए का सामान कस्टमर को दिया और लाला जी ने पैसा ले लिया 1000 ग्राम का 1000 रुपए। ऐसा ही हुआ है। लाला जी ने कस्टमर को बेचते समय केवल 900 ग्राम सामान दिया। 900 ग्राम सामान यानी कि 900 रुपए का। लाला जी ने केवल 900 रुपए का सामान दिया, लेकिन बेईमानी करके यह बता के दिया कि यह तो 1 किलो है। लो लाला जी ने कस्टमर से पैसा लिया 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम का। तो लाला जी ने 900 रुपए का सामान देके कस्टमर से 1000 रुपए ले लिए, तो यानी कि लाला जी को 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लाला जी को 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने के सामान पर? 900 रुपए के सामान पर। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। परसेंटेज में गुणा 100% कट जाएगा। 100 को जब 9 से भाग देंगे तो यहां से प्रॉफिट कितना हुआ? 11.11% का प्रॉफिट हुआ। तो आपने एक बात गौर करी कि लाला जी ने बेचते समय वजन में कितनी बेईमानी करी? 10%। लेकिन लाला जी को सामान बेचते समय प्रॉफिट कितना हुआ? 11.11%, ना कि 10%। यानी कि लाला जी ने सामान खरीदते समय भी वजन में 10% की बेईमानी करी थी, तो प्रॉफिट भी लाला जी को 10% हुआ। लाला जी ने सामान बेचते समय भी 10% की बेईमानी करी। लाला जी ने सामान बेचते समय भी वजन में 10% बेईमानी करी। 10% बेईमानी का मतलब यह हुआ कि लाला जी से कस्टमर ने जितना सामान मांगा उस सामान से 10% कम सामान लाला जी ने दिया, लेकिन लाला जी को प्रॉफिट 10% नहीं हुआ, लाला जी को प्रॉफिट हुआ 11.11%। यानी कि खरीदते समय बेईमानी 10% करी, प्रॉफिट 10% हुआ। बेचते समय बेईमानी वजन में 10% करा, प्रॉफिट 11.11% हुआ। इसलिए बेचते टाइम बेईमानी करने से इंसान को ज्यादा फायदा होता है। इसलिए कोई भी दुकानदार बेईमानी जहां से खरीद के ला रहा है गोदाम से वहां नहीं करता, वो बेईमानी हमेशा कस्टमर को ठगते, कस्टमर को बेचते समय करता है। आई बात समझ में? ये बहुत बिल्कुल क्लियर तरीके से लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई कि कोई जो है शॉपकीपर ये दावा करता है कि मैं अपना सामान कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा हूं, फिर भी वो प्रॉफिट कमाता है। क्यों? क्योंकि वो 1 किलोग्राम सामान अगर कोई मांगता है कस्टमर तो 1 किलो देता ही नहीं, 900 ग्राम सामान देता है। 1 किलोग्राम के बदले गलत बाट का उपयोग करके, गलत तराजू का इस्तेमाल करके 900 ग्राम ही देता है। तराजू पे दिखाएगा 1 किलो वजन, लेकिन एक्चुअली में वो वजन है कितना? 900 ग्राम ही वजन है। तो लाला जी ने क्या किया? 1 किलो सामान का पैसा ले लिया कस्टमर से और सामान दिया कितना? 900 ग्राम सामान दिया। मान लो 1 ग्राम सामान 1 रुपए का है, तो लाला जी ने केवल 900 ग्राम सामान दिया 900 रुपए का। झूठ बोल के बेईमानी करके पैसा कितने सामान के ले लिया? 1 किलो का पैसा ले लिया, 1000 ग्राम का 1000 रुपए। सामान दिया 900 रुपए का, पैसा ले लिया 1000 रुपए। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 11.11% का प्रॉफिट हुआ। समझ में आ गई बात? तो ये है असली बेईमानी का खेल। अगर खरीदते समय 10% बेईमानी करोगे प्रॉफिट भी 10% होगा। बेचते समय अगर 10% बेईमानी करोगे तो प्रॉफिट 10 नहीं 11.11% होगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहां लेफ्ट साइड में हमेशा कम वैल्यू रखनी है, राइट साइड में हमेशा ज्यादा वैल्यू रखनी है। चलो अब मेरे प्यारे भाई यहां पे मैं आपको दोनों कंसेप्ट को मर्ज करके दिखा देता हूं। मैं आपको यहां पे दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज करके दिखा देता हूं। एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय भी और सामान बेचते समय भी 5% की चीटिंग करता है, 5% धोखाधड़ी करता है। ठीक है बच्चों? एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय भी और बेचते समय 5% धोखाधड़ी करता है और सामान को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता है।
दुकानदार ये कहता है भाई साहब मैं कीमत नहीं बढ़ा के बेच रहा सामान की, मैं जिस दाम पे सामान खरीद के लाता हूं उसी दाम पे बेचता हूं। तो दुकानदार का प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? बहुत सारे बच्चों को लगता है, बहुत सारी तो किताबों में भी अब तक गलत दिया हुआ था, अब तो सुधार ली, 5% का सक्सेसिव होगा। सक्सेसिव नहीं होगा मेरे प्यारे भाई, क्योंकि खरीदते समय बेईमानी का हिसाब अलग होता है और बेचते समय बेईमानी का हिसाब अलग होता है। एक दुकानदार खरीदते समय भी 5% बेईमानी करता है, बेचते समय भी 5% बेईमानी करता है। कुल प्रॉफिट परसेंटेज दुकानदार को क्या होगा? खरीदते समय 5% बेईमानी करी, खरीदते समय 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। खरीदते समय 5% बेईमानी का मतलब है कि दुकानदार 5% सामान ज्यादा तुलवा के ले आया। दुकानदार ने जितने सामान का पैसा दिया है, दुकानदार भी पहले एक जगह से सामान खरीद के लाता है, दुकानदार जहां से सामान खरीद के ला रहा है वहां से 5% सामान ज्यादा वजन तुलवा के ला रहा है। जितना पैसा दुकानदार ने दिया है उससे 5% वजन ज्यादा तुलवा के ले आया। यानी कि दुकानदार मेरे भाई 5% सामान ज्यादा ला रहा है। दुकानदार अगर 20 किलो का पैसा दे रहा है तो दुकानदार कितना वजन ला रहा है? 1 किलो ज्यादा, 21 किलो। दुकानदार ने अगर पैसा 20 किलो का दिया है तो 21 किलो सामान ले आया, 1 किलो सामान फालतू ले आया। तो जब वो बेचेगा तो खरीद के तो लाया 20 रुपए का, बेचेगा वही सामान 21 रुपए का, तो प्रॉफिट क्या होगा? 20/21। अगर खरीदते समय 5% की बेईमानी करिए तो प्रॉफिट भी 5% ज्यादा, 5% होना चाहिए, 20 से 21। बेचते समय भी 5% बेईमानी करता है, बेचते समय 5% बेईमानी का मतलब है कि वो अपने कस्टमर को 5% सामान कम देता है, अपने कस्टमर को 5% सामान कम देता है। यानी कि अगर कोई कस्टमर उससे 20 किलो सामान खरीदता है, अगर कोई कस्टमर उससे 20 किलो सामान खरीदता है तो 20 किलो का 5% होता है 1 किलो, तो 1 किलो सामान कम देता है। कोई कस्टमर अगर जो है 20 किलो सामान खरीदता है तो 20 किलो सामान नहीं देता, वो 20 किलो से 5% कम, 1 किलो सामान कम देता है। यानी कि दुकानदार केवल कितना सामान देता है? 19 किलो। दुकानदार ने 19 किलो सामान दिया और 20 किलो का पैसा ले लिया कस्टमर, यानी कि दुकानदार ने 5% वजन कम दिया है। ठीक है बच्चा? कोई कस्टमर अगर 20 किलो सामान मांगता है तो 20 किलो नहीं देता, 20 किलो का 5% 1 किलो कम देता है। यानी कि दुकानदार ने 19 किलो सामान दिया और अपने कस्टमर से 20 किलो का पैसा ले लिया, तो प्रॉफिट कितना होगा? 19/20 ये होगा। ओवरऑल प्रॉफिट के लिए हमेशा आपको सक्सेसिव करना है। सक्सेसिव का मतलब इन दोनों की सीधी सीधी गुणा करनी है। जब आप सीधी सीधी गुणा करेंगे तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड का 20, राइट साइड का 20 कट जाएगा, ये आ जाएगा 19/21। अल्टीमेटली 19 का सामान 21 में बिका तो 2 का प्रॉफिट हुआ है 19 के सामान पर। अल्टीमेटली 19 का सामान 21 में बिका तो 2 का प्रॉफिट हुआ, 19 के सामान पर 2 का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। तो 200 को 19 से भाग देंगे, 19 से कम 19 और जीरो दशमलव लगा के जीरो बढ़ा लेंगे, 19 पंजे 95, 19 से 57। यानी कि दुकानदार को लगभग 10.53% का प्रॉफिट हुआ। दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ? 10.53% का प्रॉफिट हुआ। तो खरीदते समय और बेचते समय बेईमानी का हिसाब अलग है। खरीदते समय बेईमानी का मतलब है ज्यादा सामान तुलवा के लाना, बेचते समय बेईमानी का मतलब है कस्टमर को उतना सामान कम देना। ठीक है? इसलिए होगा तो सक्सेसिव ही, लेकिन इसका हिसाब अलग है मेरे भाई। तो कभी भी बेईमान दुकानदार के पेपर में सवाल आते हैं, जितने भी एक्शन दे रखे हैं, प्राइस बढ़ा रखा है, छूट दे रखी है, कुछ भी दे रखा है, सबका रेशियो बना लो और सारे रेशियो की सीधी सीधी गुणा कर दो, यानी कि सक्सेसिव कर लो, आंसर आ जाए। मैं आपको सवालों से समझाता हूं। ये था इसका कंप्लीट बेसिक। मुझे लगता है हर बच्चे को आसानी से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करते हैं और धीरे धीरे मैं आपको सारे सवाल करवाऊंगा। पहला सवाल है आपके सामने, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 26% कम है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत बेसिक और बहुत मामूली सा सवाल है। एक बेईमान दुकानदार यह कह रहा है कि भाई साहब मैं तो अपना सामान लागत मूल्य पर ही बेचता हूं, मैं जिस भाव से सामान खरीद के लाता हूं गोदाम से उसी भाव पे अपने ग्राहकों को बेचता हूं, लेकिन फिर भी बेईमान दुकानदार प्रॉफिट कमा सकता है बेईमानी करके। वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन एक्चुअल में उस पर लिखे वजन से 26% कम है। क्लियर है? 26% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 26% का मतलब होता है 26/100। 26/100 का मतलब 13/50।
26% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 26/100, 2 से काट लेंगे 13/50। बेईमान दुकानदार ऐसी तराजू इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा बाट यूज कर रहा है जिस पे लिखा वजन, जिसका वजन एक्चुअल में उस पर लिखे वजन से 26% कम है। मान लो अगर बाट पे 50 किलो वजन लिखा हुआ है तो वो 50 किलो वजन है ही नहीं, वो 50 किलो से 13 किलो कम है। 50 से 13 किलो कम कितना होता है? 37 किलो। यानी कि मेरे प्यार में बेईमान दुकानदार सामान बेचता है 50 किलो बता के कि ये लीजिए 50 किलो गेहूं, लेकिन वो 50 किलो है ही नहीं, वो तो 50 किलो से 26% कम, 50 से 13 किलो कम 37 किलो ही है। यानी कि मेरे प्यारे भाई वो झूठ बोल के बेईमानी करके 37 किलो सामान ही दे रहा है 50 किलो बताकर। वो अपने कस्टमर को 37 किलो सामान देता है और 50 किलो का पैसा ले रहा है, ये बात है। तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? 13 किलो, 13 का प्रॉफिट हुआ कितने पर? 37 रुपए पर। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, ये प्रॉफिट हो। हमेशा लेफ्ट साइड में कम आएगा, राइट साइड में ज्यादा है, ये ऑप्शन है। पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ऊपर जो भी आएगा एंड में जीरो आएगा, ऊपर जो भी होगा वो एंड में जीरो आएगा। ये देखो 7×7 = 49, 9 + 0 ऊपर 9 आएगा, 7×5 = 35, 35 × 5 = 40 ऊपर जीरो हो गया। यहां देखेंगे 7×4 = 28, 5 × 33 ऊपर 3 आ गया, 7×6 = 42, 6×6 = 12 2 आ गया, 7×6 = 42, 2×6 = 8 आ गया, खत्म। ये अकेला ऑप्शन है मेरे प्यार भी जहां ऊपर जीरो बन रहा है, यूनिट डिजिट, यही आंसर होगा, बात खत्म, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे सवाल होता है, आगे देखेंगे। एक बेईमान विक्रेता का दावा है कि वह लागत मूल्य पर सामान बेच रहा है, लेकिन उसका वजन 1000 ग्राम के बदले 812 ग्राम हो रहा है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? ए डिसऑनेस्ट वेंडर क्लेम्स दैट ही इज सेलिंग गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस बट ही इज बेइंग 812 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम, व्हाट इज दिस प्रॉफिट परसेंटेज? एक बेईमान दुकानदार ये दावा करता है, भाई साहब मैं तो लागत मूल्य पर ही सामान बेचता हूं, मैं नहीं बढ़ाता कोई सामान का प्राइस अपने, लेकिन अगर कोई कस्टमर उससे 1000 ग्राम सामान मांगता है, कितना? 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम सामान देता ही नहीं है वो, 1000 ग्राम की बजाय 812 ग्राम सामान ही देता है। यानी कि वो दुकानदार 812 ग्राम सामान कस्टमर को देके 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है, ऐसी तो हो रहा है। तो दुकानदार ने सामान कितना दिया एक्चुअल में? 812 ग्राम, कस्टमर से पैसा कितने का लिया? 1000 ग्राम का, तो यानी कि प्रॉफिट कितना कमाया? 812 का सामान 1000 में बिक दिया, 188 का प्रॉफिट कमाया कि नहीं? कितने पर? 812 पर। इससे कट गया प्यारे दोस्तों, ये परसेंटेज में कितना? गुणा 100% ही आ जाएगा। मुझे लगता है ये 4 से कट जाएगा अभी, 47 बार, और 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 0 4 × 3 = 203, तो 47 × 100 हो गया 4700। आप 4700 को 203 से भाग करेंगे तो 203 दूनी 406, 406 हो गया। बचा कितना मेरे प्यार भी? 70 है ना, 54 बच गया, 540 है भी। 203 दूनी 406, 406 है ना, तो सॉरी 64 बढ़ जाएगा, 640, तो 203 तिया चला जाएगा, यानी कि आएगा 23 पॉइंट समथिंग, और 23 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, कौन सा? डी वाला, ये करेक्ट है। ठीक है, समझ आई बात? आगे चलते हैं, ये बताओ सवाल नंबर तीसरा करेंगे। A trader claims to sell flour at a profit of 35%, but also dishonestly uses a weight which is 16% less than what is mentioned on it. Find the total percentage of profit earned by the trader. मैंने क्या बोला? कभी भी इस तरह का सवाल आए तो जितने भी एक्शन हो रहे हैं सबका सक्सेसिव बना लो, और सक्सेसिव बनाने के बाद उनकी सीधी सीधी गुणा कर दीजिए। इस सवाल को पढ़ेंगे। एक व्यापारी 35% लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है, क्या मतलब है? एक व्यापारी ये क्लेम करता है कि मैं अपना आटा 35% लाभ पर बेचता हूं, इसका मतलब है कि व्यापारी आटे का दाम 35% बढ़ाकर बेच रहा है। कोई व्यापारी ये क्लेम कर रहा है कि मैं आटे को 35% लाभ पर बेचता हूं, इसका मतलब है कि वो आटे की कीमत 35% बढ़ाकर बेच रहा है, यही बात है ना। तो 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 5% होता है 1/20, 35% होता है 7/20। तो व्यापारी आटा बेच रहा है 35% लाभ पर, इसका मतलब अगर आटा 20 रुपए किलो खरीद के ला रहा है तो बेचता कितने में?
20 से 7 ज्यादा 27 रुपए किलो में बेच रहा है व्यापारी। ये तो व्यापारी ने प्राइस बढ़ा दिया, कोई दिक्कत। लेकिन यहां भी उसके कलेजों को ठंडक नहीं मिली, वो वजन में भी बेईमानी कर रहा है, लेकिन बेईमानी से एक ऐसे वजन का प्रयोग करता है जो उस पर लिखे वजन से 16% कम है। वो अपने कस्टमर को आटा बेचते समय एक ऐसा बाट यूज कर रहा है जिसका वजन एक्चुअली में उस पर लिखे वजन से 16% कम मिलता है। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 4%, 1/25, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/25। यानी कि अगर कोई व्यापारी 25, अगर कोई कस्टमर 25 किलो आटा उससे मांगता है, कितना किलो? 25 किलो, तो 25 किलो आटा नहीं देता, वो 25 किलो से 16% कम, 25 किलो से 4 किलो कम, केवल 21 किलो आटा ही देता है। यानी कि वह अपने कस्टमर को केवल 21 किलो आटा दे रहा है और पैसा ले रहा है पूरे 25 किलो का। 16% आटा कम दे रहा है ना। 16% की फ्रैक्शन में वैल्यू होती है 4/25। अगर कोई कस्टमर 25 किलो आटा मांगेगा तो 25 किलो नहीं देगा, 25 से 4 किलो कम, केवल 21 किलो आटा देगा और पैसा पूरा 25 किलो का ले लेगा। उसका कुल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? सीधी सीधी गुणा, दोनों रेशियो की सीधी सीधी गुणा। 5 चौक 20, 5 पच्चे 25, 3 से चला जाएगा, 3 नाम 27 और 3 सत्ते 21, ये आ जाएगा ना बच्चों। तो 4 सत्ते 28 रेशियो, 9 पंजे 45। अल्टीमेटली दुकानदार ने 28 का सामान 45 में बेच दिया, तो दुकानदार को प्रॉफिट कितने का हुआ? 17 का प्रॉफिट हुआ। कितने पर? 28 पर। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। ये आ गया। ये किससे कट गया? ये 4 से कट गया 125 बार, 4 से 28 कट गए 7 बार। तो 17 की 25 में गुणा करो, 500 से 75 कमाएगा, 425/7%। ये आएगा। यानी कि एप्रोक्स आएगा 7 छिंग 42 और 7 एकम 7, एप्रोक्स 61%, लगभग 61% होगा। तो मैं कह सकता हूं कि दुकानदार को लगभग 61% का प्रॉफिट हुआ। 425 को 7 से भाग देंगे तो एप्रोक्स में आएगा बेटे 61%। आ रहे हैं अब सवाल समझ में? धीरे धीरे आने लगेंगे बेटा। ये देखिए, ये जो सवाल मैंने बताया ना, सवाल नंबर ये तीसरा, यही आपके पेपर में सबसे ज्यादा आया है। इससे ज्यादा कोई सवाल बेईमान दुकानदार का पेपर में नहीं है, बस ये डेटा बदल देता है। यहां 35 और 16 की जगह कुछ और कर देगा, और हर एक सवाल इसी तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। हर एक सवाल कोई भी हो। एक पंसारी 13% लाभ पर दालें बेचता है और ऐसे बाट का उपयोग करता है जो बाजार के बाट से 24% कम है। उस व्यापारी का प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है कि नहीं? ऐसा ही, एक पंसारी 13% लाभ पर दालें बेचता है। 13% लाभ पर दालें बेचने का मतलब है कि 100 रुपए किलो की दाल अगर वो खरीद के ला रहा है तो 113 रुपए किलो में बेच रहा है। 100 रुपए का सामान 113 रुपए में बेच रहा है, 13% दाम बढ़ा के बेच रहा है। लेकिन बेईमानी कर रहा है, ऐसे बाट का उपयोग कर रहा है जिसका वजन उस पर लिखे वजन से 24% कम है। 24% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4%, 1/25। 24% की फ्रैक्शन वैल्यू 6/25। यानी कि अगर कोई कस्टमर उससे 25 किलो दाल मांगता है तो वो 25 किलो दाल नहीं देता, वो 25 किलो से 6 किलो कम, वो 25 से 6 किलो कम, केवल 19 किलो दाल देता है। यानी कि व्यापारी 19 किलो दाल देके 25 किलो का पैसा ले रहा है। प्रॉफिट क्या हुआ? इन दोनों का सक्सेसिव यानी कि सीधी सीधी गुणा। 25 से 100 4 बार चला जाएगा, क्या आएगा? 19 चौक 76 रेशियो 113। अल्टीमेटली 76 का सामान 113 में बिका तो कितने का प्रॉफिट हुआ? ये 13 में 6 गया 7, 10 में 7, 37 का प्रॉफिट हुआ। अल्टीमेटली 76 का सामान 113 में बिका तो 37 का प्रॉफिट हुआ। कितने पर? 76 पर। ये परसेंटेज में कितना आएगा? ये लगभग 50% से कम आएगा। देखो नीचे 76 है, 76 का आधा होता है 38, 76 का आधा होता है 38। अगर ऊपर 38 होता तो ये 50% आता, लेकिन ऊपर 38 नहीं है, ऊपर 37 है, तो 50% से बहुत हल्का कम आएगा। तो बहुत ज्यादा कम हो गया, ये भी काफी कम हो गया। 50% से हल्का कम आएगा, ऑप्शन नंबर सी। खत्म? क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला सवाल ये देखेंगे आरपीएफएसआई का। एक सेलर 25% लॉस पर गेहूं बेचने का दावा करता है, लेकिन ऐसे बाट का उपयोग करके अपने कस्टमर को धोखा देता है जिनका वजन उस पर लिखे वजन से 25% कम है। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? बताइए बच्चों।
एक जो है वेंडर, एक दुकानदार ये दावा करता है कि मैं अपना सामान 25% लॉस पर बेचता हूं। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। तो एक वेंडर अपना सामान 25% लॉस पर बेचता है, 25% माने 1/4, नहीं कि 4 रुपए का सामान 3 रुपए में बेचता है। व्यापारी ये कहता है कि भाई साहब मैं 4 रुपए किलो की टॉफी ला रहा हूं तो 3 रुपए किलो में बेच रहा हूं, लेकिन फिर भी बेईमानी करके पैसा कमा सकता है, वो फिर भी बेईमानी करके प्रॉफिट कमा लेगा, क्योंकि वो ऐसे बाट का यूज कर रहा है अपने कस्टमर को, जो है ऐसे बाट का यूज करके धोखा दे रहा है जिनका वजन उन बाटों पर लिखे वजन से एक्चुअली में 55% कम है। 55% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 5% 1/20, 55% की फ्रैक्शन वैल्यू है 11/20। यानी कि अगर कोई कस्टमर उससे 20 किलो सामान मांगता है तो 20 किलो सामान नहीं देता, वो 20 किलो का 55%, 20 किलो से 11 किलो कम, 20 से 11 किलो कम केवल 9 किलो सामान देता है। वो केवल 9 किलो सामान देता है और पैसा 20 किलो का ले ले रहा, 55% कम सामान दे रहा है कस्टमर को, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा? सीधी सीधी गुणा, 4 से 20 5 बार कट जाएगा, 3 से 9 3 बार कट जाएगा, तो आ जाएगा 3:5। अल्टीमेटली हुआ क्या? दुकानदार ने 3 का सामान 5 में बेचा तो 2 का प्रॉफिट हो गया 3 पर। 1/3 होता है 33.33%, 2/3 हो गया 66.66%। तो इस हिसाब से व्यापारी को 66.66% का प्रॉफिट हुआ। सब लेटेस्ट सवाल है, सब एक ही टाइप के सवाल है, आपके पेपर में यही ज्यादा आता है। मैं तो फिर भी बेईमान दुकानदार के आपको 16 सवाल करा रहा हूं, लेकिन पिछले 2 साल से एक ही सवाल है बेईमान दुकानदार का जो पेपर में आ रहा है, वो ये वाला है, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन करा दिए मैंने ऐसा, ये देखो तीसरा चौथा और पांचवा। आगे चलते ठीक है बच्चों। मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के सवालों को पेपर में उड़ उड़ के करेंगे। अब प्यारे दोस्तों आपके सामने प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का आखिरी टाइप है मेरे भाई, जो मैं आपको बताने वाला हूं सबसे आखिर में, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट। आज के टाइम पे मेरे प्यारे भाई शायद ही कोई ऐसा पेपर होगा जिसमें इस टाइप का सवाल ना आ रहा हो, इसलिए मैं आपको इस टाइप के 6-7 सवाल कराऊंगा। ये सवाल एक्चुअली में इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं, इनमें आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है और आंसर निकालना है दोस्तों। लेकिन इक्वेशन सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है मेरे दोस्त, ठीक है, वो तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूं। आइए, तो आपके सामने पहला सवाल है, सवाल नंबर 16। सवाल है, 2 पेंसिल और 3 पेन की कीमत 55 रुपए है, 7 पेंसिल और 2 पेन की कीमत 65 रुपए है, तो एक पेन और एक पेंसिल की कुल कीमत क्या है? ये सवाल है, बहुत बेसिक सा है मेरे प्यारे भी। 2 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 55 रुपए है, 7 पेंसिल और 2 पेन की कीमत 65 रुपए है, पूछा है एक पेन और एक पेंसिल की कुल कीमत क्या है। अगर आप ध्यान से देखा जाए तो इस सवाल में दो इक्वेशन दिए हैं, 2 पेंसिल और 3 पेन की कीमत 55 रुपए, 7 पेंसिल और 2 पेन की कीमत 65 रुपए। एक पेन और एक पेंसिल की कुल कीमत पूछी है। बच्चे क्या करते हैं, भावनाओं में आ जाते हैं कि माना एक पेंसिल की कीमत x रुपए है, एक पेन की कीमत y रुपए है, दो इक्वेशन बनाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे। हम इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन इतने आसान सवालों में जरूरत नहीं है। यहां बच्चों मैं लिख रहा हूं पेंसिल्स और यहां लिख रहा हूं पेन, यहां लिख रहे हैं बच्चों पेंसिल्स और यहां लिख रहे हैं पेन्स। पहली लाइन देखो, पहली लाइन ये है कि 2 पेंसिल और 3 पेन, 2 पेंसिल और 3 पेन की कीमत है 55 रुपए, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन, 7 पेंसिल और 2 पेन की कीमत है 65 रुपए, 7 पेंसिल और 2 पेन की कीमत 65 रुपए है। तो आपसे पूछा एक पेन और एक पेंसिल की कीमत क्या है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बेटा ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन दी है, 7 पेंसिल जमा 2 पेन बराबर कितने? 65 रुपए। या तो पेंसिल्स को इक्वल बना लो या पेन को इक्वल बना लो, इच्छा आपकी है, जो भी आपको पसंद है वो कर लीजिए। या तो पेंसिल्स की संख्या को बराबर बना लो या पेन की संख्या को बराबर बना लो, दोनों से सवाल हो जाएगा। देखो यहां 2 और 7 को इक्वल बनाना पड़ेगा, 14-14। यहां पेन 3 है या 2 पेन है, तो मैं पेन की संख्या को बराबर बना लेता हूं। यहां कितने पेन है? 3 पेन। यहां कितने पेन है? 2 पेन। तो 3 और 2 को इक्वल कर लेते हैं, 6 और 6। 3 और 2 को बराबर कर लेते हैं, 6 और 6। जैसे प्रॉब्लम और जिसमें करते थे ना वैसे ही करना है। यहां पे 3 और 2 को हम इक्वल कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, कितना? 6 6। 6 बनाने के लिए ऊपर 2 से गुणा, और यहां 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुणा, ये हो गया। अब घटा दो, आप इन दोनों इक्वेशन को घटा दीजिए मेरे प्यारे भाई। आप अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, ध्यान सुनेगा। देखो
6 पेन और ये 6 पेन कट गया, 2 तिया 6 पेन, 3 दूनी 6 पेन कट गया। पेंसिल कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? ये 2 दूनी 4 पेंसिल, 3 सत्ते 21 पेंसिल, 2 दूनी 4, 4 और 21 का डिफरेंस आ गया 17। तो 17 पेंसिल की कीमत कितनी है? 17 पेंसिल की कीमत आएगी, 2 की 55 में गुणा करेंगे 110, 3 की 65 में गुणा करेंगे 65 तिया 195, 65 तिया 195, इनका डिफरेंस आएगा 85 रुपए। दोनों इक्वेशन को आप घटा दो, अभी पेन तो कट जाएगा, 2 तिया 6 पेन, 3 दूनी 6 पेन, पेंसिल कितनी है? 2 दूनी 4 पेंसिल, 3 सत्ते 21 पेंसिल, 4 और 21 का डिफरेंस 17 पेंसिल। रुपए में क्या आएगा? 55 दूनी 110, 65 तिया 195, 195 110 का डिफरेंस 85, यानी कि ये आ गया 17 पेंसिल 85 रुपए की है। तो एक पेंसिल कितने की है? 5 रुपए की। अगर 17 पेंसिल 85 रुपए की है तो एक पेंसिल की कीमत आ गई 5 रुपए। अब आपको निकालना है एक पेन की कीमत क्या है। पेंसिल कीमत आ गई ना, अब आपको निकालना है एक पेन की। ये चाहे आप पहली इक्वेशन से कर लो चाहे दूसरी से कर लो, दोनों से आ जाएगा। मैं पहली इक्वेशन से करता हूं। 2 पेन प्लस 3 पेंसिल की कीमत कितनी है? 55 रुपए। इतनी सी बात, ये देखो केवल 2 पेन, 2 पेन प्लस 3 पेंसिल कितने की है? 55 रुपए की। 2 पेंसिल प्लस 3 पेन कितने के? 55 के। भाई यहां से एक पेंसिल की कीमत कितनी आ गई? 5 रुपए आ गई ना। अब आपको ये निकालना है एक पेन की कीमत क्या है। ये पहली क्वेश्चन है, 2 पेंसिल और 3 पेन की कीमत 55 रुपए। आप खुद बताओ, एक पेंसिल 5 रुपए की है। अगर एक पेंसिल 5 रुपए की है तो 2 पेंसिल कितने रुपए की होंगी? 10 रुपए की। सवाल के अनुसार 2 पेंसिल और 3 पेन की कीमत 55 रुपए, तो 3 पेन कितने के होंगे? 45 रुपए के। 3 पेन की कीमत क्या होगी? 45 रुपए। तभी तो 10 और 45 जोड़ के 55 आएगा, यानी कि 3 पेन 45 रुपए के, तो एक पेन कितने का है? 15 रुपए का। तो एक पेन की कीमत आ गई 15 रुपए। तो एक पेन 15 रुपए का, एक पेंसिल 5 रुपए की, एक पेन और एक पेंसिल कीमत 20 रुपए। सवाल का आंसर है पीओ। खत्म। इतना सा सवाल है, इससे ज्यादा इस सवाल में दम नहीं। एक और सवाल, सवाल है बच्चों आपके सामने यहां पर 19 बनाइए। 13 पेन और 3 नोटबुक की कीमत 234 रुपए है। एक पेन की कीमत 6 रुपए कम हो जाती है, एक नोटबुक की कीमत 9 रुपए बढ़ जाती है। ठीक है, तो 16 पेन और 2 नोटबुक का प्राइस 144 रुपए हो जाता है। तो सवाल है 6 पेन और 17 नोटबुक की कीमत कितनी है? 6 पेन और 17 नोटबुक की ओरिजिनल कीमत क्या है, यह आपसे पूछा गया है, बताइए बच्चे। मान लीजिए एक पेन x रुपए का है और एक नोटबुक y रुपए की है, यही है। सवाल में क्या दिया? पहली लाइन है 13 पेन प्लस 3 नोटबुक, 13 पेन प्लस 3 नोटबुक बराबर 234 रुपए। ये सवाल की पहली लाइन है। बोला यदि एक पेन की कीमत 6 रुपए कम हो जाती, एक पेन की कीमत कितनी है? x। एक पेन की कीमत 6 रुपए कम हो जाती, एक पेन की कीमत होगी x माइनस 6। एक नोटबुक की कीमत 9 रुपए बढ़ जाते, एक नोटबुक का प्राइस y माना है, तो एक नोटबुक की कीमत हो जाती है y प्लस 9 बढ़ के। एक नोटबुक की कीमत y है, 9 रुपए बढ़ जाती है तो y प्लस 9। तो अब 16 पेन और 2 नोटबुक की कीमत 144 रुपए हो जाती है। 16 पेन की कीमत 16 से गुणा, 2 नोटबुक की कीमत 2 से गुणा, जोड़ के कितना आना चाहिए? 16 पेन प्लस 2 नोटबुक बराबर 144 रुपए। ये आएगा कि नहीं आएगा? 16 पेन प्लस 2 नोटबुक बराबर 144 रुपए। दिस शुड बी इक्वल, ये बराबर होना चाहिए। लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पूरा 2 से कट रहा है दोनों तरफ। ये 2 से 16 8 बार और ये 2 से 144 72 बार। भाई जरूरी थोड़ी ना मैं ऐसी गुणा करूं, अगर दोनों तरफ 2 से डिवाइड हो रहा है तो पहले मैं पूरे डेटा को 2 से डिवाइड कर लेता हूं। अब आप देखो अंदर गुणा करो, 8 की x में गुणा करेंगे 8x आएगा, यहां देखो 1 की y में गुणा करेंगे y आएगा। ये कितना आएगा बच्चे? 8 छिंग माइनस का 48 और प्लस का 9, माइनस का 48 और प्लस का 9 आ गया मेरे प्यारे भाई माइनस का 39। माइनस का 48 प्लस 9 माइनस का 39 आ गया बराबर 72। ये माइनस 39 राइट साइड में चला जाएगा। 72 में 39 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 111 है ना। 72 में 39 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 111। तो 8x प्लस वाई बराबर आ गया 111। इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि ये कैलकुलेशन आप एक स्टेप में कर पाओ। आ गया? तो मैं कह सकता हूं कि दूसरी इक्वेशन आ गई 8x प्लस वाई बराबर 111। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। बोला 6 पेन और 17 नोटबुक की ओरिजिनल प्राइस क्या है? 6 पेन यानी कि 6x प्लस 17 नोटबुक यानी कि 17y। इसकी आपसे कीमत पूछी, ये सवाल है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। तो मेरे पास 2 इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है। चाहे तो x का मान सेम बना लो या y का।
हम ये देखेंगे कौन सा जल्दी हो रहा है। यहाँ पे y का मान जल्दी सेम बन जाएगा, 3y है, y है, 3y और y को सेम कर लेते हैं बेटा। यहाँ y है ना, इसको भी 3y बनाने के लिए पूरे रेशियो को 3 से गुणा, इस पूरे रेशियो को 3 से गुणा, घटा दो, दोनों इक्वेशन को घटा दो। जब आप दोनों इक्वेशन को घटाओगे तो 3y और 3y कट जाएगा, ये क्या बचेगा, 3 अट्ठे 24x, 13x और 24x का डिफरेंस 11x। तीन वाई और 3y तो कट गया, 3 अट्ठे 24x, 13x और 24x का डिफरेंस क्या आएगा, 11x। यहां देखो 3 की 111 में गुणा 333 भाई 234, और 333 का डिफरेंस दिमाग में करो ना, इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा दिमाग में, 99 नहीं आ जाएगा। दिमाग में करो, डिफरेंस आ जाएगा 99। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 99 99, x का मान 9 आ गया। ठीक है बच्चे, आ गया। अगर x का मान 9 आ गया है तो y का मान नहीं आ जाएगा। यहां से y का मान कहीं से निकालो, चाहे पहली इक्वेशन से, चाहे दूसरी, चाहे निकाल लो। x की जगह 9 रख दो, 8 नाम 72 प्लस y बराबर 111। तो y का मान आ जाएगा 111 में से 72 घटाएंगे प्यारे दोस्तों तो 39। तो x का मान प्यारे स्टूडेंट यहां पे 9 आ गया और y का मान 39 आ गया। अब आपसे पूछा 6 पेन और 17 नोटबुक की ओरिजिनल कीमत। देखो अगर आप इस सवाल के ऑप्शन देखो तो हर ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग अलग है कि नहीं, अलग अलग है। तो आप इस सवाल की फाइनल कैलकुलेशन मत करो, केवल यूनिट डिजिट से मैच कर लो। एक्स की वैल्यू 9 आई है, वाई 39, एक्स की जगह 9 रखेंगे 9 तो 6 निम्मा 54, वाई की जगह 39 रखेंगे तो 17 गुणा 39, ये करना पड़ेगा गुणा। कौन इतनी गुणा करेगा, केवल इकाई का मैच कर लो। 7 राम 63 3, 3 में 4 जोड़ूंगा 7, तो एंड में 7 आएगा। एक ही ऑप्शन है ऐसा, डी 717। खत्म बात। वाई की जगह 39 रखेंगे ना, 7 राम 63 3, और एक्स की जगह यहाँ पे 9 रखा 9 का 54, तो 3 4 7, एंड में 7 आएगा। ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। क्लियर है, समझ गए ना ये सवाल कैसे करने। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, मुझे लगता है कि आप सभी बच्चों को ये अच्छे समझ में आ गया होगा। बाय।